हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काजमी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नजर दुनिया पर, जो अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को भारत के परिप्रेक्ष्य में और उन समाचारों को जो आप तक दूसरे माध्यमों से नहीं पहुंचते वो पहुंचाने का प्रयास करता है। कभी कभी हम विशेष कार्यक्रम देते हैं किसी एक विषय पर, किसी एक मुद्दे पर, लेकिन कभी कभी हम ऐसा करते हैं जब 2-3 खबरों को, महत्वपूर्ण खबरों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आज हम ऐसा ही करेंगे। आज की बड़ी खबर है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को विपक्ष डेमोक्रेटिक पार्टी के बाद अब अपनी ही रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं की तरफ से आलोचना का सामना है। पूर्व रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और उटाह से आने वाले अमेरिकी सेनेटर मिट रोमनी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तीखी आलोचना करते हुए कहा है कि वे दुनिया भर में बेचैनी का कारण बने हुए हैं। मंगलवार शाम को वॉशिंगटन पोस्ट में प्रकाशित एक आर्टिकल में रोमनी ने दिसंबर में ट्रंप द्वारा किए गए कई फैसलों की आलोचना की है। इस पर चर्चा करेंगे हम कार्यक्रम के अंत में। आज की दूसरी खबर है, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरो में ग्लोबल टीवी से बात करते हुए कहा है कि अरब देश ईरान और दाइश से लड़ने के लिए इजराइल को अपरिहार्य सहयोगी के रूप में देखते हैं, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट सहयोगी के तौर पर देखते हैं जिसका कोई बदल नहीं है। लेकिन इसमें एक बड़ी बात यह है कि वो दाइश और ईरान को एक पलड़े में रख करके देख रहे हैं, जबकि ईरान दाइश के खिलाफ सीरिया और इराक में लड़ता रहा है और उसका एक महत्वपूर्ण सहयोग रहा है इन दोनों देशों की सरकारों को दाइश को समाप्त करने में। उन्होंने दावा किया, ये इजराइल के प्रधानमंत्री ने दावा किया है कि उस मूल्यांकन से अरब दुनिया के इजराइल के साथ संबंधों में क्रांति पैदा हुई है, यानी वो एक परसेप्शन डेवलप करने में कामयाब हुए हैं कि इजराइल ही अरबों की हेल्प कर सकता है ईरान के खिलाफ और उनके मुताबिक दाइश के खिलाफ। एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार इजराइल के प्रधानमंत्री की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब इजराइल ने पड़ोसी सीरिया में कथित ईरानी ठिकानों पर हवाई हमले तेज कर दिए हैं और इजराइल ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जरिए सीरिया से अमेरिकी सैनिकों को वापस लेने के लिए एक अचानक निर्णय को स्वीकार कर लिया है। अब से पहले नेतन्याहू ने बार बार चेतावनी दी है कि ईरान अपने देश को नष्ट करने के लिए परमाणु हथियार विकसित करने की कोशिश कर रहा है, यानी ईरान सीरिया को नष्ट करने की बात कह रहे हैं वो, माफ कीजिएगा, ईरान इजराइल को नष्ट करने की बात उन्होंने की है। वो दावा किया है कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है ताकि इजराइल को नष्ट कर सके। उन्होंने ब्राजील के टीवी से बात करते हुए कहा कि इजराइल ने खुद को कट्टरपंथी और हिंसक इस्लाम से लड़ने में खुद को सक्रिय दिखाया है, चाहे वो ईरान के नेतृत्व में कट्टरपंथी शिया हो या कट्टरपंथी सुन्नियों के नेतृत्व वाला दाइश और अलकायदा हो। ये देखिए, बिल्कुल कंपैरिजन बिल्कुल उसी तरह से कर रहे हैं जैसे कि मैंने आपको ईरान और दाइश के बारे में बताया अभी। उन्होंने आगे कहा कि दुर्भाग्य से हमने फिलिस्तीनियों के साथ कोई पेशरफ्त यानी प्रोग्रेस नहीं की है। उनमें से आधे फिलिस्तीनी पहले से ही ईरान की बंदूक और कट्टरपंथी इस्लाम के तहत हैं। वो गजा के फिलिस्तीनियों को कहते हैं जिन पर ईरान के रिवॉल्यूशन का असर है और वो इजराइल के खिलाफ अक्सर एक तरह से संघर्ष जारी रखे हुए हैं। लेकिन जो वेस्ट बैंक में, रामल्ला में जो सरकार है अबू माजिन की, वो उनके साथ अक्सर पीस टॉक्स की बात करते हैं और उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं। तो इस तरह से उन्होंने कहा है कि आधे फिलिस्तीनी जो हैं वो ईरान की बंदूक और कट्टरपंथी इस्लाम के तहत हैं। उन्होंने ये पूछे जाने पर कि क्या वे कभी शांति की बात करने के लिए ईरानी नेतृत्व के साथ बैठने पर विचार कर सकते हैं, तो नेतन्याहू ने जवाब दिया, यदि ईरान हमारे विनाश के लिए प्रतिबद्ध है तो जवाब नहीं है। उसका एकमात्र तरीका है अगर ईरान अपने आप को पूरी तरह से बदल लेता है। आपको मैं बता दूं, ईरान इजराइल को एक मुल्क के तौर पर एक्सेप्ट नहीं करता, रिकॉग्नाइज नहीं करता और ना ही डिप्लोमेटिक ताल्लुकात हैं। और ईरान के नेतृत्व ने यह कहा हुआ है कि 25 साल से ज्यादा इजराइल अपने आने वाले इतिहास में 25 साल से ज्यादा नहीं देख सकेगा।
जैसा कि अभी जो हालात अभी 3 दिन की हमास के साथ जो लड़ाई हुई थी उसमें उन्होंने युद्धबंदी के लिए बहुत जल्दी तीसरे ही दिन कोशिश करी इजराइल ने, और इससे पहले साउथ लेबनान में भी हिजबुल्लाह ने उसको एक तरह से बहुत बुरी तरह से परास्त किया था 2006 में, और उसके बाद उन्होंने वहां दीवार बना दी है साउथ लेबनान और इजराइल की सीमा पर। नेतन्याहू मंगलवार को लैटिन अमेरिका के देश के नए इजराइल समर्थक राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए ब्राजील में थे। समारोह के मौके पर नेतन्याहू ने अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के साथ भी बातचीत की, जिसमें अमेरिका ने इजराइल को समर्थन देने और सुरक्षा देना जारी रखने का आश्वासन दोहराया। डोनाल्ड ट्रंप की सीरिया से अमेरिकी सेना वापसी की घोषणा के बाद दोनों देशों के नेताओं की यह पहली भेंट थी। एक और खबर है अफगानिस्तान से। रॉयटर्स ने काबुल से विभिन्न देशों के राजनयिकों के हवाले से कहा है कि अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान से अपने सैनिकों की वापसी की घोषणा से ये आश्चर्यचकित हैं। इस घोषणा के बाद बड़ी संख्या में अफगान शरणार्थियों के बड़ी संख्या में पड़ोसी देशों के लिए पलायन होने की संभावना है। काबुल में अमेरिकी अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे पड़ोसी देशों के राजनयिकों ने कहा है कि वे अमेरिकी सेनाओं की अराजक वापसी की संभावना से चिंतित हैं। यह खबर पाकिस्तान के अखबार डॉन ने दी है, और अब वे सीमा पर शरणार्थियों के लिए तैयारी को तेज करेंगे, ये राजनयिक कह रहे हैं काबुल में जो पड़ोसी देशों के डिप्लोमेट्स हैं। एक एशियाई राजनयिक ने कहा है कि अफगानिस्तान की स्थिति अचानक बुरी तरह से बदल सकती है। इस समय अमेरिकी सेना की वापसी के बारे में कोई स्पष्टता नहीं है, लेकिन हमें एक स्पष्ट कार्य योजना तैयार रखनी है। व्हाइट हाउस के एक प्रवक्ता ने पिछले हफ्ते कहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेंटागन को अफगानिस्तान से सैनिकों को वापस बुलाने के आदेश जारी नहीं किए हैं, लेकिन प्रशासन ने उन रिपोर्टों से इनकार नहीं किया है कि अमेरिका इस समय अफगानिस्तान में तैनात 14,000 सैनिकों में से लगभग आधे को बाहर निकालने की योजना बना रहा है। शरणार्थियों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त के अनुसार अफगानिस्तान, जिसकी सीमा पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और चीन के साथ मिलती है, पहले से ही दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शरणार्थियों का स्रोत है। यानी ये दूसरा ऐसा देश है जहां से शरणार्थी दूसरे देशों को सबसे अधिक संख्या में जाते हैं। आंकड़ों के अनुसार इस समय अफगानिस्तान के 26 लाख पंजीकृत शरणार्थी 70 देशों में रहते हैं, जिनमें से सबसे अधिक पाकिस्तान और ईरान में है। 2001 में तालिबान सरकार खत्म होने के बाद लगभग 50 लाख अफगान शरणार्थियों को पाकिस्तान और ईरान से वापस लाया गया था। इसी बीच खबर आई है कि तालिबान का एक प्रतिनिधिमंडल कुछ ही दिनों के अंदर दूसरी बार शांति वार्ता के लिए ईरान गया था। इस बात की ईरान सरकार और तालिबान दोनों तरफ से पुष्टि हुई है। आपको मैं बता दूं कि शांति वार्ता अबू धाबी और मॉस्को में भी हो चुकी है। पर्यवेक्षकों का मानना है कि हो सकता है कि अमेरिका की तरफ से सेना की वापसी की घोषणा इस शांति वार्ता के नतीजे में हुई हो। एक और घटना में सोमवार और मंगलवार को तालिबान के एक से अधिक हमलों में दर्जनों सुरक्षा कर्मियों और तालिबान लड़ाकुओं के मारे जाने या जख्मी होने की खबर है। ये हमले सरेपुल और कंधार शहर में हुए हैं। अंत में चर्चा करते हैं हम अपनी पहली खबर पर। अमेरिका में पूर्व रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और उटाह से आने वाले अमेरिकी सीनेटर मिट रोमनी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तीखी आलोचना करते हुए कहा है कि वे दुनिया भर में बेचैनी का सबब बने हुए हैं। उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट में लिखे एक लेख में कहा है कि कम अनुभव के व्यक्तियों को वरिष्ठ पदों पर नियुक्त किया जाना, हमारे साथ लड़ने वाले सहयोगियों को छोड़ देना और राष्ट्रपति का बेसोचे समझे किया जाने वाला दावा कि अमेरिका लंबे समय से विश्व मामलों में एक चूसने वाला यानी सकर है, जैसी टिप्पणियों ने हमारे राष्ट्रपति को परिभाषित किया है। इस पर वॉशिंगटन पोस्ट द्वारा व्हाइट हाउस से टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया गया, यानी व्हाइट हाउस के अधिकारी भी इसका जवाब नहीं दे रहे। रोमनी का कहना है कि ट्रंप के बयानों और कामों से दुनिया भर में बेचैनी पैदा हुई है। उनके अनुसार पिछले 2 वर्षों का उनका आचरण इस बात का सबूत है और उनके बयान इस बात का सबूत है कि अब तक भी राष्ट्रपति कार्यालय के स्तर पर
डोनाल्ड ट्रंप नहीं पहुंचे हैं। यानी उनकी पार्टी के ही लोग ये कह रहे हैं कि आपका जो मेंटल स्टेटस है, जो सोचने समझने का तरीका है, फैसले लेने का तरीका है, अब तक भी आप राष्ट्रपति की सतह पर नहीं पहुंचे हैं। ये बहुत ही अजीब स्थिति है कि एक देश का राष्ट्रपति, वो देश जो अपने आप को सुपर पावर होने का दावा करता है, उसके राष्ट्रपति की उसी की पार्टी के लोग इस तरह से एक तरह से टिप्पणी कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। वो एक बहुत ही गैर मामूली वाकया है। रोमनी ने ये पार्टी लाइन से स्वतंत्र पोजीशन ऐसे समय में ली है जबकि वे गुरुवार 3 जनवरी को सीनेट के सदस्य के तौर पर पदभार संभालने वाले हैं। वे 2012 में रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे और 2003 से 2007 तक मैसाचुसेट्स, जो वहां का एक प्रांत है, वहां के गवर्नर रह चुके हैं। वॉशिंगटन पोस्ट का कहना है कि रोमनी के इस बयान से यह स्पष्ट नहीं है कि 2020 में डोनाल्ड ट्रंप को रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के नामांकन को हासिल करने के लिए एक गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ेगा या नहीं। 2016 के राष्ट्रपति अभियान के दौरान रोमनी ने ट्रंप को धोखेबाज बताया था। इस पर ट्रंप ने जवाब दिया था कि रोमनी डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बराक ओबामा के खिलाफ अपने 2012 के असफल अभियान से कुत्ते की तरह से घुट रहे हैं। यानी इतनी घटिया शब्द उन्होंने आपस में अब से पहले भी एक तरह से आदान प्रदान किया है और उन्होंने अपनी ही पार्टी के सीनेटर को, एक महत्वपूर्ण आदमी को कुत्ते की तरह घुट रहे हैं की टिप्पणी ट्रंप ने अब से पहले की थी। रोमनी की आलोचना के बावजूद ट्रंप ने नवंबर 2016 में राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद रोमनी को विदेश मंत्री पद पर बिठाने का विचार किया था। रोमनी ने मंगलवार को अपने लेख में कहा कि वे उन महत्वपूर्ण बयानों या कार्यों के खिलाफ बोलेंगे जो विभाजनकारी, जातिवादी, अप्रवासी विरोधी, बेईमानी पर आधारित या लोकतांत्रिक संस्थानों के लिए विनाशकारी हैं। ये सारी खूबियां ट्रंप के बयानों की बताई हैं कि ये ऐसे विनाशकारी बयान दे रहे हैं। रोमनी ने प्रेस की स्वतंत्रता का पुरजोर बचाव किया है और उन्हें ट्रंप के जरिए लोगों के दुश्मन के रूप में बताया जाने वाले जो हमले हैं उनको भी चुनौती दी है। उन्होंने नवंबर में एक और आर्टिकल में लिखा था जिसमें कहा था कि मीडिया हमारे गणराज्य के लिए, हमारी स्वतंत्रता के लिए, विदेश में स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए और हमारी अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है। मीडिया हमारा दोस्त है। ये बात उन्होंने ऐसे समय में कही है जब ट्रंप CNN समेत और कई अखबारों को, कई समाचार के जो बड़े ग्रुप्स हैं उनको फेक न्यूज कहा है और एक बार तो उन्होंने फेक न्यूज अवार्ड का भी अनाउंसमेंट किया था, जबकि उन्हीं की पार्टी के मिट रोमनी ने कहा है कि ये जो समाचार पत्र हैं, समाचार माध्यम हैं, वो देश के दोस्त हैं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ये कार्यक्रम देश विदेश में बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें। नीचे लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा है, उसके बाद घंटी नजर आएगी, वो घंटी आप दबाना जरूर याद रखें ताकि आपको नई वीडियो की सूचना तुरंत मिल सके। इसी के साथ लेता हूं मैं इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।